नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज 1 जनवरी 2025। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 ईयर आपकी और आपके परिवार में खुशियां और बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कराने वाला हूं सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ आरटीबी जनवरी 2025 अटेम्प्ट। जी दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर मैं आरटीपी को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से पूरा आरटीपी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने यहाँ पर आरटीपी के जो भी क्वेश्चन वगैरह थे उसको मैंने क्या किया है, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर उनके कंक्लूजन पार्ट और मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर साथ में लिखा भी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के थ्रू पूरा आरटीपी गो थ्रू कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट चलेगा। मेरा ये कोशिश रहता है कि एक वीडियो में एक पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूं कि जिससे कि आपको बार बार स्क्रॉल करें और बार बार आपको चेंज भी ना करना पड़े। तो आ जाइए, हम यहाँ पर पूरा आरटीपी डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस लॉ का पेपर नंबर 2। जी दोस्तों, आ जाइए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन इस आरटीपी के अंदर पूछा गया है, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन द इंडियन जुडिशरी? जी दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपके बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट से है। तो आप यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिखा हुआ है। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो आंसर मार्क किए गए जो लिखे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ कंक्लूजन पार्ट है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, ये कंक्लूजन पार्ट है। आपको आंसर कैसे लिखना है उसके लिए आपको आरटीपी आप देख सकते हो, और बाकी ये ज्यादा से सारा क्वेश्चन बुक से ही है। और केस स्टडी वगैरह आपने एमटीबी वगैरह सॉल्व किया तो कैसे लिखना वो तो आपको पता चल गया होगा। नहीं तो आप एक बार इंस्टीट्यूट का आरटीपी का आंसर भी गो थ्रू कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। जी, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स बॉडी, ये आपके बुक से ही है, सारा सारा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से। ठीक, और ये मैंने कंटेंट जो भी लिया है वो पूरा आरटीपी से ही लिया हुआ है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई भी बाहर से अपने मन से और कहीं से भी यहाँ पर कंटेंट नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं मिलते। सीधी सीधी बात। तो स्टैब्लिश 26 जनवरी 1950, और इसके 34 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल नंबर 32 में रीट पिटीशन आप फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, आर्टिकल नंबर 214 में बना है। और हाईएस्ट कोर्ट होता है और स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का। ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका, आपके बुक में है चैप्टर नंबर 1 में, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहता है। शोहन, देखिएगा अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको पढ़ना है, और बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सारा गेम क्वेश्चन में क्या ही अच्छे से ना पढ़ने का रहता है। कई बार स्टूडेंट इस चीज को अच्छे से नहीं कर पाते और एग्जाम में मार्क्स भी अपने आप जानबूझ के कटवा लेते। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलूंगा केस स्टडी में पहले क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पढ़िए। देखिए, यहाँ पर लिखा वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश करेक्ट, यानी मुकेश की आपको कंटेंशन पता करनी है, उसका सही है या गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ। अदरवाइज प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है ये आपको बताना है। व्हाट वुड बी द आंसर इन केस ऑफ बोरोअर डज नॉट इंसिस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रीपेमेंट? ओ, ये कहीं ना कहीं ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक टॉपिक है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, यानी यहाँ का क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट और अप्रोप्रिएशन। देखो, यहाँ बोल भी दिया और हमको पता भी चला। अगर मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूं, अप्रोप्रिएशन में क्या था। अप्रोप्रिएशन में ये था कि सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि जो डेटर है ना, जो पेमेंट देता है, तो सबसे पहले वो बता देता है कि ये वाला पेमेंट इसके साथ एडजस्ट करना, पहला ये था। अगर नहीं तो एग्रीमेंट में लिखा होता था कि ये पेमेंट जैसे इस तरीके से आएंगे, मतलब ये फर्स्ट पेमेंट होगा ये फर्स्ट के साथ, यानी ये इसके साथ करो, स्पेसिफाई किया गया।
अगर नहीं, अगर थर्ड ये रहता था कि अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम क्या करते थे, यानी क्रेडिटर अपने हिसाब से उसको अप्रोप्रिएट करता था, और उसको हम प्रोपोर्शनल अप्रोप्रिएट कहते थे। ये आपको ध्यान होगा, ये आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, ये देखो टॉपिक क्लास में होता है। और आरटीवी अगर आप करने बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपने सारा टॉपिक एक बार पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। ये उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पढ़ के ही रिवीजन करके आरटीपी आप देख रहे होंगे। तो देखो देखो दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन कहता है। मैंने रिक्वायरमेंट यहाँ पर तीनों पढ़ लिया। तीनों में यही बोला है, स्पेसिफिक मुकेश का कंटेंशन पूछ रहा है। अगर आपका आंसर क्या है, उसने कुछ बोला नहीं है तो क्या करते, और लास्ट वाला अप्रोप्रिएशन किस तरीके से करते हो, और दोनों ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। तो देखिए, तो सबसे पहले अप्रोप्रिएशन का सेक्शन कौन सा था। सेक्शन देखो, सेक्शन लिखने के लिए ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि वो आपको जरूरी है कि लिखना ही लिखना है, बट आप पढ़ते वक्त इसको ध्यान तो रख सकते हो ना। सेक्शन 59 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सोवन वेल्दी इंडिविजुअल प्रोवाइड लोन 80,000 टू मुकेश। देखिए, एक सोवन है, इसने मुकेश को लोन दिया 26 फरवरी 2023 को। द बोरोअर यानी मुकेश आस्क फॉर फर्दर लोन 150, यानी यहां पर इसने कितना दिया था, 80,000 दिया था, ठीक है। और 150 इसने फर्दर दिया, सॉरी इसने मांगा, कब दिया, कब, बस सोहन प्रोवाइडेड लोन इनटू पार्ट। अच्छा, ये 150 को इसने दो पार्ट में लोन दिया है। अच्छा, 28 फरवरी को तो इसने 1 लाख ही दिया है, यानी 1 लाख दिया 28 फरवरी को। पहला आपने 26 को दिया था, यानी 80,000 26 फरवरी को दिया था। 28 फरवरी को 1 लाख दिया, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि 50,000 उसने मार्च में दिया, 3 मार्च को 50,000 दिया। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। 80,000 उसने फरवरी 26 को दिया, 28 फरवरी में 1 लाख दिया, और मार्च में 3 मार्च में कितना दिया, 50,000। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन द थर्ड 10 मार्च 2023 मुकेश वाइल पेइंग ऑफ द पार्ट ऑफ 75,000, इसने देखो 75,000 उसने पे करा, और इसने कहा कि एडजस्ट कर लो 50,000 लोन जो आपने मार्च में लिया था उसके साथ, यानी 23 मार्च 2023 में जो लिया था उसके साथ, और बैलेंस 25,000 आप फरवरी 26, यानी देखो 25,000 इसके साथ बोल रहा है, और बाकी 50,000 इसके साथ बोल रहा है, ठीक है। फर्स्ट के ये आपको समझ में आया होगा लाइन। मिस्टर सोन ऑब्जेक्ट, देखो क्रेडिटर यानी लेंडर बोलो, लेंडर ऑब्जेक्ट करता है इस अरेंजमेंट को, और कहता है कि मैं क्या करूंगा, डेट ऑफ बोरोइंग से एडजस्ट करूंगा, यानी पहले मैं इसको करूंगा, इसके बाद मैं आगे चलूंगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मुकेश का कंटेंशन सही है। मुकेश ने क्या बोला था, पहले आप 50 के लिए करिए, उसके बाद जो बचा वो फरवरी वाले के लिए करिए, है ना, यानी मार्च का पहले करिए फिर 26 फरवरी का। तो हमारे अभी एक्ट में क्या बोला था मैंने, पहले अगर स्पेसिफाई किया है तो उस बात को मानते हैं। तो पहला आंसर क्या होगा, यस, मुकेश का कंटेंशन ठीक है। यहां पर लेंडर को डेटर की बात या बोरोअर की बात माननी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा दूसरा कह रहा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस बोरोअर डज नॉट इंसिस्ट। तो बताओ, अगर बोरोअर नहीं बताता कि कैसे करना है ना, डायरेक्शन नहीं बताता, इंसिस्ट नहीं करता, तो फिर क्या था, तो क्रेडिटर बोलो या लेंडर बोलो, है ना, क्रेडिटर या लेंडर। आपके बुक में क्रेडिटर ही लिखा हुआ था, है ना। लेंडर और क्रेडिटर क्या करेगा, वो अपने हिसाब से करेगा। थर्ड, दोनों पार्टी नहीं करता है तो हम क्या करते थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और प्रोपोर्शनेटली बेसिस में, किसमें करते थे, प्रोपोर्शनेटली बेसिस। ठीक है, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, डिटेल के लिए आपको आरटीपी विजिट करना पड़ेगा, आप आरटीपी देख सकते हो डिटेल आंसर कैसे लिखना है करके, ठीक है। बट समरीज और मैंने रिवीजन भी करा दिया कि अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट क्या कहता था, वो मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रमा डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का है। रमा डायरेक्ट श्याम टू सेल लैपटॉप to him for him agree to give Sham 11% commission on the sale price fixed by Rama, okay, for each laptop। देखिए ध्यान से सुनिएगा, रमा श्याम को बोलता है कि लैपटॉप बेच दो और मैं आपको 11% कमीशन देता हूँ, ठीक है। एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप, रमा दो दैट प्राइस ऑफ लैपटॉप माइट गो अप नियर फ्यूचर, ओके। यानी कि जो प्रिंसिपल है, इसको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्ट में बैन कर दिया है या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, तो लैपटॉप के प्राइस आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा,
एंड ही रिवोक श्याम अथॉरिटी, और वो क्या करता है, श्याम की अथॉरिटी, यानी श्याम इसको एजेंट बोलेंगे तो उसकी अथॉरिटी को कैंसिल कर देता है, यानी फर्दर आगे सेल के लिए श्याम बिफोर रिसीविंग द लेटर एट हिज एंड सोल्ड कर चुका होता है 5 लैपटॉप जो प्राइस फिक्स किया गया था रमा के द्वारा। यानी प्रिंसिपल, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, एक रमा, रामा और एक श्याम, रामा और श्याम। तो देखिए रामा ने क्या करा, इसको डायरेक्ट किया पहले 11% कमीशन में, इसको अपॉइंट किया लैपटॉप सेल करने के लिए। बाद में रेस्ट्रिक्शन आने के बाद इसने क्या करा, इसकी अथॉरिटी कैंसिल कर दी, इसकी अथॉरिटी कैंसिल कर दी। अब आगे बोला कि बट क्या हुआ, इन बीच में अथॉरिटी कैंसिल से पहले, या मान लीजिए कि इसको जो कम्युनिकेट किया उससे पहले पहले श्यामा क्या कर चुका था, श्याम, श्यामा नहीं श्याम है, श्याम क्या कर चुका था, 5 लैपटॉप सेल कर चुका था। ओके, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत क्लियरली आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन पढ़ने में, लिखने में तो देखो लिखना तो है ही है, बट सबसे पहले चीज जो होती है ना वो क्वेश्चन पढ़ना होता है। अगर आपने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा तो आंसर आप गलत ही लिखेंगे ना ऑब्वियसली, तो वहां पर लिखने का फिर कोई फायदा नहीं ना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पर देखिए अब आगे कहानी क्या हुआ, श्यामा देखो 1 लाख में उसने 5 लैपटॉप बेच दिया, 5 लैपटॉप को, है ना, और उसने सोल्ड करा कितने में, 1 लाख रुपीज में। ठीक है, और 11% कमीशन उसने मांगा, और एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वेदर द सेल ऑफ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग श्याम अथॉरिटी इज वाइंडिंग ऑन राम। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, क्या क्या जो श्याम ने अथॉरिटी मतलब जो बेचा है लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग, क्या उसके लिए राम यानी रामा लायबल है, बताइए। हम वहां पर क्या देखते थे, कम्युनिकेशन के डेट देखते थे, यानी कोई भी रिवोकेशन वैलिड रिवोकेशन, देखिए यहां पर सेल रिवोकेशन वैलिड, देखो जो श्याम ने बेचा है वो वैलिड रिवोकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। बट यहां पर हमारा क्या था, उसने 5 लैपटॉप पहले ही बेच दिया था, जब इसके पास कम्युनिकेशन लेटर आया उससे ही पहले बेच दिया। देखो लिखा हुआ ना बिफोर रिसीविंग, इसलिए तो बोलता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है। तो यानी फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, यस, ये रमा को क्या रहेगा, बाइंड करेगा, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंड रहेगा, यानी रमा इज लायबल फॉर दिस। वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर हिज कमीशन फ्रॉम रमा, इफ यस व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सच कमीशन। तो बताइए क्या वो रिकवर कर पाएगा, जरूर, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने बिफोर रिसीविंग रिवोकेशन सेल करा है, यानी ही इज एंटाइटल्ड टू हिज कमीशन एज पर द इनिशियल एग्रीमेंट विद रमा, यानी कितना परसेंट था, 11%। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, 11% आप निकाल के दिखा सकते हो। तो 1 लाख ईच है, सॉरी यहाँ पर 5 लाख लैपटॉप ईच है, 1 लाख ईच। तो आप क्या करेंगे, यानी कितना हो गया, ये 5 लाख हो गया, और 5 लाख का 11% कितना हो जाएगा, 55,000। अमाउंट भी पूछा है ना क्वेश्चन ने, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट भी पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 55,000 कमीशन रिसीव कर सकता है श्याम, यानी ही डेफिनेटली इज डेफिनेटली एबल टू रिसीव हिज कमीशन, क्योंकि इसका आंसर क्या था दोस्तों, कि उसने बेचा है बिफोर रिसीविंग ऑफ टर्मिनेशन लेटर, यानी वैलिड रेटिफिकेशन तभी होता है जब आप सामने वाले को क्या करते हो, कम्युनिकेट कर देते हो। तो दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आपको कोई भी डाउट है। देखो एक सॉल्व कराने के बाद क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में और कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये नोट्स की जरूरत रहती है तो आप अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां पर आपको ये मेल पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, और आप व्हाट्सएप नंबर भी इनबॉक्स कर सकते हो। ठीक है, मेरा नंबर उसमें फ्लैश हो रहा है। देखिए रोहन फाउंड वॉलेट, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे। इन अ रेस्टोरेंट ही एनक्वायर्ड ऑल कस्टमर, उसने सबसे पूछा, बट द ट्रू ओनर कुड नॉट बी फाउंड, बट ट्रू ओनर मिला नहीं। ही हैंडेड ओवर द शेम टू द मैनेजर, इसने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को दिया और कहा कि जब तक ट्रू ओनर मिलेगा नहीं तब तक आप ये वॉलेट रख लीजिए। आफ्टर अ वीक
रोहन वेंट बैक टू रेस्टोरेंट टू एनक्वायर अबाउट द वैलेट। वो गया और पूछा वैलेट का कोई आया लेने के लिए। द मैनेजर रिफ्यूज टू रिटर्न। मैनेजर ने कहा कि नहीं कोई नहीं आया, और रोहन ने कहा कि भाई मुझे दे दो। मैनेजर मना करता है, सेइंग डिड नॉट बिलोंग टू हिम। उसने कहा कि तुम्हारा कौन सा वैलेट था। इन लाइट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रा एक्ट 1872, कैन रोहन रिकवर द वैलेट फ्रॉम द मैनेजर। देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, फाइंडर ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है। फाइंडर ऑफ गुड्स से फाइंडर ऑफ गुड्स, ठीक है, फाइंडर ऑफ गुड्स कौन सा बोले पॉइंट था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 71, सेक्शन 71, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स का था। देखिए अगर मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो क्या क्या था कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स था वो प्रॉपर टेक केयर करे प्रॉपर्टी का, है ना, अप्रोप्रिएट ना करे, रीस्टोर करे जब तक ट्रू ओनर फाउंड नहीं होता है, जब तक ट्रू ओनर फाउंड नहीं होता है। तो देखिए ये तीन उसके क्या थे, इफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था किसका, फाइंडर ऑफ गुड्स का। देखो क्या क्या था, प्रॉपर टेक केयर करे एक, अप्रोप्रिएट ना करे दूसरा, और रिस्टोर करके रखे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो रोहन है ये ट्रू ओनर तो नहीं है, बट उसने क्या किया है, रोहन, यहाँ पर क्वेश्चन का क्या था रिक्वायरमेंट, हाँ, रोहन कैन रिकवर, क्या, रोहन वैलेट मैनेजर से रिकवर कर सकता है। तो आंसर इज यस, आंसर इज यस, बिकॉज रोहन ट्रू ओनर नहीं है, बट क्या है उसने एक्ट प्रूडेंटली किया है। उसने एक्ट क्या किया, प्रूडेंटली किया है, यानी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर का उसने जिम्मेदारी यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा किया हुआ है। तो यहां पर रोहन एंटाइटल है क्या करने के लिए, वैलेट रिकवर करने के लिए। तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा, यानी ये तो मैंने यहां पर कंक्लूजन पार्ट लिखा, आपको यहां पर प्रोविजन भी लिखना पड़ेगा। प्रोविजन किसका लिखोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। आप अपने बुक में देखिएगा वहां पर 3 पॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया, वो यहां पर आपको लिखना है, और इसका आंसर इस तरीके से आपको फ्रेम करना है। अच्छा आपको आंसर फ्रेम करना तो पता है ना कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन में ये आएगा। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, फैक्ट एंड एनालिसिस, आप क्वेश्चन की बातें लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। देखो दोस्तों, लॉ का पेपर है, प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको पैराग्राफ यूज पूरे एक पैरा में नहीं करना है, आपको इस तरीके से 3 पैरा में करके आपको क्वेश्चन करने होंगे। जो यहाँ पर मैंने बताया फॉर्मेट, आप इसको यूज कर सकते हो और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट को ये डाउट होता है कि लॉ का पेपर है पूरे मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा करके ऐसा कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 लंबा क्वेश्चन है, तो पहले रिक्वायरमेंट देखिए। यहां पर बाय फाइलिंग ऑफ द केस, देखो यहां पर कुछ पूछ रहा है, परिधि ए माइनर रिकवर ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट। अच्छा माइनर का क्वेश्चन है। दूसरा, बाय फाइलिंग ऑफ केस अगेंस्ट द मिस्टर राम फादर ऑफ परिधि, यानी गार्जियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फॉर रिकवरी ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। और दूसरा तीसरा है बाय फाइलिंग ऑफ द केस अगेंस्ट द परिधि माइनर फॉर रिकवरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर सी अटेंड मेजोरिटी। देखो ये क्वेश्चन आपका किसका आ गया, ये क्वेश्चन आ गया माइनर का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना है। ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट होने में कोई देर नहीं है, ये एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जी, सॉरी वहां पर स्क्रीन शेयर में इश्यू आया था, ठीक है। तो देखिए अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ लिया। पहला, वो माइनर से ले सकता है क्या, ऐसा पूछा है। दूसरा पूछा उसके गार्जियन से ले सकता है क्या। तीसरा पूछा है माइनर अगर मेजर हुआ तो क्या उससे रिकवर कर सकता है क्या, ऐसा। ये 3 पॉइंट आपसे पूछा हुआ है। तो बताइए क्या क्या, क्या क्या पॉइंट हमने पढ़ते थे। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा अभी, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट पहले आप कॉन्सेप्ट की बात करो। पहला क्या था कि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है, पहली बात तो ये है। दूसरा, माइनर के एग्रीमेंट, माइनर से किया गया एग्रीमेंट आप गार्जियन से रिकवर कर सकते थे क्या, बताओ, क्या आप गार्जियन से रिकवर कर सकते थे। एक मिनट, बार बार ये, हाँ जी, क्या गार्जियन से आप रिकवर कर सकते थे। पेरेंट्स एक्सप्रेसली ऑथराइज ना हो तब तक आप रिकवर नहीं कर सकते। तीसरा क्या था,
अगर वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एवनिसियो एग्रीमेंट में वॉइड एवनिसियो है, यानी एग्रीमेंट आपने माइनर के साथ किया था, तो ओपन द अटेंडिंग मेजोरिटी ये क्या होता था, ये रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होता है। तो आ जाइए क्वेश्चन, मैंने आपको प्रोविजन बता दिया। क्वेश्चन पढ़ते, परिधि ए माइनर फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हर एज, ओके, एंटर इनटू द एग्रीमेंट। अच्छा, एंटर एग्रीमेंट इनटू विद ऑथराइज लैपटॉप डीलर मिस्टर मित्तल। अच्छा जी, ओनर है एमपी लैपटॉप का, फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप ऑन क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट में 60,000 में खरीदा। ऑन 1 अगस्त 2022 सी परमिट्स टू पे बैक आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद इंटरेस्ट 16% by 31st July. She told him in case he weren't able to pay the outstanding amount, her father Mr. Ram will pay back on her behalf after 1 year. When Paridhi was asked to pay the outstanding amount after 1 year की बात कह रहा है, जब परिधि से मांगा गया पैसा तो वो उसने रिफ्यूज कर दिया द अमाउंट एंड टोल्ड द ओनर शी इज अ माइनर एंड नाउ ही कांट रिकवर अ सिंगल पेनी फ्रॉम हर शी विल बी मेजर, वो मेजर होने वाले का 1 जनवरी 2025 को, एंड ओनली आफ्टर द एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाई एक्सप्लेन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग वे मिस्टर मित्तल विल सक्सीड टू रिकवरिंग द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद रेफरेंस टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। देखिए फर्स्ट केस, क्या वो माइनर से पैसा रिकवर कर सकता है? आंसर इज नॉट। माइनर से एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड एवनिसियो, यानी कि परिधि से रिकवर करना नॉट पॉसिबल। बाय फाइलिंग ऑफ केस मिस्टर राम यानी फादर गार्जियन क्या कर सकते? क्या नहीं, पेरेंट्स नॉट लायबल। क्यों? अनलेस एक्सप्रेसली ऑथराइज, क्योंकि यहां पर पेरेंट्स ने ऑथराइज किया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कहीं मेंशन ही नहीं है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मेरे पिताजी ने देंगे करके वो माइनर ने बोला है, उन्हें ऑथोराइज नहीं किया है पेरेंट्स ने, ठीक है, यानी गार्जियन लायबल नहीं है इस पे। थर्ड पॉइंट, इसके लिए देखो, अगर शुरुआत करनी इनिशियल एग्रीमेंट ही आपका क्या है, वॉइड एब इनिशियो है, तो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में आगे चलते हैं। स्टेट द रीजन वेदर द एग्रीमेंट आर वैलिड। अच्छा, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, वेदर टू कोर्ट हैव jurisdiction to try a suit, an agreement between party, that suit should be filed in one of those court alone and not in other। देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा दो कोर्ट का जुरिडिक्शन, टू कोर्ट हैव अ जुरिडिक्शन, ओके, टू ट्राई द ए सूट, एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टी। अच्छा, पार्टी के बीच में एग्रीमेंट है कि दैट सूट शुड बी फाइल्ड वन ऑफ दोज कोर्ट अलोन। अच्छा, नॉट इन द अदर। उन्होंने कहा कि उन दोनों का एग्रीमेंट है कि वो उसमें ही करेंगे। तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? तो आंसर इज यस, ये वैलिड है, क्योंकि एग्रीमेंट टू फाइल सूट वन कोर्ट अमंग द मल्टीपल जुरिडिक्शन इज वैलिड। क्योंकि हम यहां पर हम रोक नहीं रहे, हम तो एग्रीमेंट से क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि दोनों इस कोर्ट में क्या करेंगे, केस फाइल करेंगे, सूट फाइल करेंगे, यानी एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछ रहा है एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है। सेकंड, एक्स ऑफर टू सेल मारुति कार टू वाई, वाई बिलीव एक्स हैज ओनली वैगन आर बट एग्री टू बाय इट। ओके, मारुति कार टू वाई बिलीव दैट एक्स हैज ओनली वैगन आर। ओके, मतलब इसके पास ऐसा है, एक ही कार है, हाँ मारुति कार ही इसको लगता है वाई को, बट एक्स के पास अगर एक से ज्यादा कार हो तो, क्योंकि यहाँ पर मारुति कार लिखा हुआ है, तो मारुति वैगनार भी हो सकता है, एर्टिगा हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये क्या नहीं है, कार का टाइप स्पेसिफाई नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, वॉइड। एक्स फिजिशियन सर्जन एम्प्लॉय वाई असिस्टेंट ऑन द सैलरी ऑफ 75,000 पर मंथ, ठीक है, for 2 years, and why agreed not to practice as a surgeon and physician during the 2 year। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय को रेस्ट्रिक्शन लगाना क्या था बताओ, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट वैलिड होता था, बताइए। आंसर इज यस, ये भी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, यानी ये वॉइड हुआ और ये वैलिड था। ठीक, चलिएगा, ये आपका सेक्शन नंबर 26 27 करके है ना बुक में, वहां से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही क्वेश्चन है, यानी यहां पर एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वेदर एस इज लायबल टू पे बैलेंस प्राइस वाटर प्यूरिफायर
टू आर, यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन गारंटर दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन किसका, श्योरिटी वाला है। आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। आर ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पी विजिट टू स्टोर टू बाय वाटर प्यूरिफायर प्राइस 54,000। ही स्पेशली रिक्वेस्ट टू आर फॉर प्यूरिफायर विद द कॉपर फिल्टर। ओके, एज अ पी वांटेड टू बाय प्यूरिफायर ऑन क्रेडिट, ओके, with the intention of paying 9 equal monthly installment, आर डिमांड गारंटर। ओके, यानी आर कौन है, क्रेडिटर है, और पी कौन है, डेटर है। तीन पार्टी होती थी ना, याद है, एक श्योरिटी अब आने वाला है। आर डिमांड और एस फ्रेंड ऑफ पी, ये आगे जी, एस श्योरिटी, ये खुद श्योरिटी है। फॉरवर्ड एंड गिव द गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफायर। आर सोल्ड पी वाटर प्यूरिफायर स्पेसिफिक ब्रांड, पी मेड पेमेंट 4 मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, एंड आफ्टर दैट become insolvent. Explain the reference to the Indian Contract Act 1872, liability of X as a guarantor to pay the balance price of water purifier to R. ओके, पहला पॉइंट तो इन्होंने बोला लाइबिलिटी है क्या गारंटर के। आगे पूछ रहा व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर, देखिए आपका आंसर पूछ रहा है, देखिए, तो एक्सप्लेन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्स एस गारंटर लायबल है। आंसर इज, बोलिए आंसर क्या है, आंसर इज यस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि श्योरिटी क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर के वैलिड डेब्ट के लिए लायबल है। ठीक है, सेक्शन नंबर 126 कहता है कि गारंटर के लायबिलिटी के लिए, यानी प्रिंसिप गारंटर का लायबिलिटी होता है प्रिंसिपल डेटर का वैलिड लायबिलिटी है ना, वैलिड डेब्ट के लिए। व्हाट विल बी योर आंसर। ओके, यहां पर देखिए दूसरा, यानी फर्स्ट केस वन है, ये केस वन है। व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर सोल्ड वाटर प्यूरिफायर मिस रिप्रेजेंटिंग, ओके, इट हैविंग कॉपर फिल्टर विद एक्चुअली नॉर्मल फिल्टर, neither P nor S aware the fact, and upon the discovering truth, P refused to pay the price. In response to P refusal, R file suit against the S। बताइए क्या S लायबल है। आंसर देखो, सेकंड पॉइंट में लायबल है क्या, नहीं। सेकंड पॉइंट यानी केस टू में एस की लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि देखिए वहां पर पी ने मना कर रखा है, यानी पी ने कहा कि भाई मेरे साथ मिस रिप्रेजेंट यानी चीटिंग किया है आपने, तो मैं लायबल नहीं हूं। और जहां प्रिंसिपल डेटर लायबल नहीं है, तो उस केस में श्योरिटी भी लायबल नहीं रहेगा। क्यों, देखो, क्योंकि यहाँ पर एस ना वैलिड डेब्ट के लिए, देखो हमेशा ध्यान रखना, उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि श्योरिटी अपने प्रिंसिपल डेटर के वैलिड लायबिलिटी के लिए ही लायबल है, वैलिड डेब्ट के लिए ही लायबल है। तो देखो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 126 गारंटर लायबिलिटी को एग्जिस्टेंस विद द प्रिंसिपल डेटर, इफ एस मिस रिप्रेजेंटेड टू प्रोडक्ट फीचर गारंटी बिकम इनवैलिड, यानी जो गारंटी दिया था वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये देखो सेक्शन नंबर 142 और 143 का है। आप बुक में एक बार इसका आंसर भी आप रीड कर लेना, आरटीपी से आप रीड कर लेना। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि केस टू में एस लायबल नहीं रहेगा, यानी श्योरिटी, और केस वन में लायबल रहेगा। क्योंकि देखो केस वन में जो लाइबिलिटी है ना, यानी डेप्ट, वो क्या है, वैलिड है, वैलिड डेप्ट है, और वैलिड डेप्ट के लिए श्योरिटी हमेशा लायबल होता है। और केस टू में क्या है, श्योरिटी क्या है, वैलिड लायबल नहीं, वैलिड लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर ही मना कर रहा है ना, तो इसका मतलब लायबिलिटी वैलिड नहीं है। देखिए ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यानी कि वैलिड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा ही हमेशा ही इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से बनाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर, और ये आपके बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत भी नहीं है। एग्रीमेंट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन वैलिड है, यस, ये एक्सेप्शन ही तो थे उसी के। और प्रोमिस टू पे टाइम बेयर डेब्ट, ठीक है। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में क्लोज रिलेशन होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। और प्रोमिस टू पे टाइम बाय डेब्ट में मस्ट बी राइटिंग और साइंड बाय द प्रोमिसर होना चाहिए, ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में इतना डिस्कशन की जरूरत नहीं था, क्योंकि ये बुक का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन उठा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसी, ओके, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सोगा का है, स्पेसिफाई गुड्स बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी कॉन्सिक्वेंसी पूछ रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ओके, देखो गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया कब, कॉन्ट्रैक्ट से पहले, बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये माना जाएगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड। और
अगर आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, है ना, अवॉइड द एग्रीमेंट ऑफ रिस्क हैज नॉट पास टू द बायर। देखो अगर एग्रीमेंट टू सेल, देखो इस केस में हमने क्या पढ़ा था, दो केस पढ़े थे कि अगर आपने गुड्स बेच दिया, है ना, और एग्रीमेंट टू सेल आपका हो गया, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट आपने मेड नहीं किया, बट क्या है आपका गुड्स डिस्ट्रक्ट हो गया, तो ये वॉइड होता है, यानी इसको तो वॉइड क्या, वॉइड एट एविनिशियो बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड केस में गुड्स पेरिसिंग नेचर का है, बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल देयर इज एग्रीमेंट टू स्पेसिफिक गुड्स सब्सिक्वेंटली गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट, देखो दोनों पार्टी का फॉल्ट नहीं है, सेलर का भी बायर का भी फॉल्ट, अगर फॉल्ट नहीं है और गुड्स डैमेज हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, इसको भी यानी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड किया जाएगा और इसको भी हम क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे। बस आपको यहां पर क्या लिखना है, नॉट ए फॉल्ट ऑफ बोथ पार्टी, फॉल्ट ऑफ बोथ पार्टी, ठीक है, यानी दोनों पार्टी का अगर फॉल्ट नहीं है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को यानी एग्रीमेंट को अवॉइड किया जाएगा, या आप बोलेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या रहेगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। आ जाइए दोस्तों आगे, व्हाट आर द इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ इन द कॉन्ट्रैक्ट सेल बाय सैंपल। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का, तो इसको आप खुद देख लेना। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट लिखी है, नोट किया हुआ है, बट फिर भी इसको आप क्या करना, इम्प्लाइड वारंटी के ऑपरेटिंग अंडर एक्ट पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक से देख लेना। बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द सैंपल क्वालिटी, देखो ये जो बल्क में आप लेते हो वो सैंपल के क्वालिटी से मैच होना चाहिए। बायर मस्ट हैव चांस टू कंपेयर बल्क विद सैंपल, ठीक है। गुड्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम हिडन डिफेक्ट नॉट विजिबल इन द सैंपल, ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ से इसी में से केस स्टडी बनाया हुआ है। इम्प्लाइड वारंटी इंक्लूड क्वाइट पोजीशन, फ्रीडम फ्रॉम द एनकम्ब्रेंस एंड फिटनेस एज पर ट्रेड, ये बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट पॉइंट में दिए हुए हैं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इसको किया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, भी आपको इंपोर्टेंट मार्क करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए इसमें केस क्या है, फटाफट स्टेट द रीजन, यानी कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूछे तो शुभांगी क्या अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये पूछा हुआ है, यानी कि शुभांगी कौन होगी फिर, बायर। अच्छा दूसरा, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन, ओके, बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, ओके, यानी ज्वेलर कह रहा है कि मैं डिजाइन चेंज करूंगा, वो डिजाइन नहीं दूंगा पर एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करूंगा। आइए फटाफट रीड करते क्वेश्चन को। शुभांगी वेंट टू ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल गर्ल टू शो हर डायमंड नेकलेस सफायर स्टोन, ओके, ज्वेलर told her that we have lot of design of diamond necklace but with the blue stone के साथ है, okay, if he choose for herself any special design diamond necklace with the blue stone they will replace the blue stone with the sapphire stone, but for the sapphire stone they will charge some extra cost, okay, वो extra cost लेगा sapphire stone के साथ। शिवांगी selected beautiful designer necklace that paid for it, okay, she also paid extra charge भी दे चुकी है, ध्यान रखना। The jeweler requested her to come back a week later for delivery of the necklace. When she came after the week to take the delivery of necklace, she noticed that due to sapphire stone, the design of necklace has been completely disturbed, and now she wants to terminate the contract and thus asked to manager give her money back, but he denied for the same. Manager कहता है कि आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा। Answer the following question as per the सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1913। देखो यहां पर क्या पॉइंट पड़ा था, हमने पढ़ा था अगर आपने स्पेसिफिकेशन बता दिया तो देखो बायर क्या कर सकता है, बिल्कुल बायर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, यानी एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकता है और अपना पेमेंट क्या करेगा, रिकवर कर सकता है। पहला फर्स्ट का आंसर तो ये है, यस शुभांगी सक्सेसफुल है। सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा कॉस्ट, देखो वो डिजाइन चेंज कर सकता है, यानी रिपेयर करने को बोला ठीक है, बट एक्स्ट्रा चार्ज वो चार्ज नहीं कर सकता है, यानी उसको विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज क्या करना पड़ेगा, ये रिपेयर करके देना पड़ेगा, जो भी डिस्टर्ब हुए थे उसको रिपेयर करके देना पड़ेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में दो पॉइंट पूछा था, क्या बायर कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो वहां पर क्या है, इसमें हमने पढ़ा था ना लॉ में कि एज पर द स्पेसिफिकेशन, एज पर द स्पेसिफिकेशन नहीं होता है तो बायर के पास राइट है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपका आरटीपी बहुत अच्छे से हो जाए, गो थ्रू हो जाए, क्योंकि आरटीपी को आपको इस तरीके से गो थ्रू करना है, डिटेल आपने बुक में पढ़ा हुआ है।
जे होलसेलर ऑफ प्रीमियम बासमती डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल बेसिस 100 बैग राइस 10 ईच। ओके, लोकल रिटेलर को ऑन द सेल और रिटर्न बेसिस। ओके ओके, आ जाओ, देखो सेल और रिटर्न यानी सेल एंड अप्रूवल बेसिस पढ़ा था हमने, याद है? वहां पे क्या बातें थी, याद करो फटाफट। विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी द नेक्स्ट डे रिटेलर ने 5 बैग बेच दिया। ओके, और उसके बाद एक हफ्ते बाद वो कहता है कि मैं क्वालिटी अच्छा नहीं है, मैं इसको रिटर्न करना चाह रहा हूं, तो बताओ, इंक्लूडिंग 4 बैग नॉट यूज बाई द कैन ही। ओके, देखो सिंपल सी बात है। अगर सेल ऑन रिटर्न बेसिस में हम क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो 3 बातें हमने पढ़ा था कि सेल और रिटर्न बेसिस में तो बायर ने क्या नहीं करा होना चाहिए, उस गुड्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होना चाहिए, और ऐसा ना होना चाहिए कि उसमें उसने ऐसा इम्प्लाइज कंडीशन ना हो कि कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिससे हमें लगे कि उसने अप्रूवल कर लिया है, यानी उसने गुड्स रख लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर उसने रिजनेबल टाइम तक गुड्स को वापस नहीं करा तो हम उसको क्या बोलते थे कि गुड्स उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस केस में देखो, वो कह रहा है कि मैं गुड्स रिटेन करना चाहता हूँ सारे बैग, तो भैया जो आपने 5 बैग बेच दिया है उसको हमने सोल्ड करा, यूज कर दिया, ये तो आप रिटर्न नहीं कर सकते। बाकी जो गुड्स आपने यूज नहीं किया उसको आप विद इन रीजनेबल टाइम आप क्या कर सकते हो, इसको आप जरूर रिटर्न कर सकते हो। रीजनेबल टाइम पीरियड ध्यान रखना, क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो आपको ये भी आपका क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी प्रोविजन आप बुक से लिख लेना। मैंने 3 पॉइंट बता दिया कि उसने ऐसा कुछ उसके गुड्स के ऊपर कुछ मतलब काम नहीं कराया हुआ हो, हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी ऐसा लगे तो वो एक्सेप्टेंस माना जाता है। और रीजनेबल टाइम में अगर वो रिटर्न नहीं करता है तब भी क्या माना जाता है कि उसने क्या करा, गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये प्रोविजन लिख के आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यस, जो 5 बैग उसने बेच दिया है उसको तो एक्सेप्ट ही मानेंगे, बाकी रिमेनिंग रिमेनिंग 95 बैग वो क्या कर सकता है, वापिस कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। मैसर कंचन वन टू लोकल राइस, ये भी राइस का ही क्वेश्चन है, कितने राइस का क्वेश्चन बनाया इंस्टीट्यूट ने। लोकल यहाँ पर क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन देखो, आंसर रिक्वायरमेंट, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर कंचन स्पेसिफाई हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट टू। ओके, अच्छा, हाँ ये क्वेश्चन वही था जो सैंपल वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया, वो यहाँ से क्वेश्चन है, देखिए फटाफट। Mr. Kanchan went to local rice and wheat wholesale shop and asked to 100 kg basmati rice. Shopkeeper quoted the price of the same as 125, to which she agreed. Okay. Mrs. Uh, Mrs. Kanchan insisted she would like to see the sample of wheat would be provided to her by shopkeeper before she agreed upon the purchase. Okay. Shopkeeper showed the bowl of the rice as a sample. Okay. And same exactly corresponded to entire lot. ठीक है। Mrs. Kanchan examined the sample casually without noticing the fact that even though sample was the basmati rice, but it contained mix of long and short grain। यानी यहाँ पर उसको जो सैंपल दिखाया गया था ना, उसमें ही क्या है, उसमें यह मिक्स अप है, यानी दूसरे ग्रेन का भी मिक्स अप है। आगे चलो, द कुक ऑन ओपनिंग द बैग कंप्लेन दैट डिश इफ प्रिपेयर विद द राइस नॉट टेस्ट द सेम एज क्वालिटी ऑफ राइस नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ डिश। ओके, यानी घर पे जब कुक ने खोला तब पता चला। नाउ मिसेस कंचन वांट्स टू फाइल सूट फ्रॉड अगेंस्ट द सेलर एलिगिंग दैट, ये कहते हैं कि मिक्स गुड्स द चीप क्वालिटी विल सी सक्सेसफुल, व्हाट इज योर आंसर। ओके, देखिए यानी यहाँ पर पहली बात तो ये कि कंचन को सैंपल दिखाया गया था और उसने सैंपल देखा था, उसके बाद उसने ओके किया था। यानी कहने का मतलब, अगर उसने गुड्स को क्या किया, गुड्स के, देखो रिक्वायरमेंट नहीं बताया उसने उसने क्या बताया कि मुझे ये सैंपल दिखा दो, उसने सैंपल दिखाया और जो सैंपल था एज पर सैंपल उसने गुड्स बेचा है। यानी फर्स्ट केस में, यानी जो क्लेम कर रही है फ्रॉड किया मेरे साथ, जो कि इनवैलिड है फर्स्ट केस में, और आपको सैंपल का ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था वही लिखना है। सेकंड केस में कंजन स्पेसिफाई, अगर वो स्पेसिफाई करता है तो जो गुड्स होना चाहिए ना, एज पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और अगर रिक्वायरमेंट मैच नहीं होता तो सेलर क्या रहेगा, लाइबल रहेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। यहाँ पर 2 बातें, अगर आप सेलर को अपना रिक्वायरमेंट बताते हो, अपना
स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट बताते हो। अगर एज पर स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट गुड्स नहीं होता है तब आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो डैमेज, ठीक है। बट अगर आपको सैंपल दिखाया और एज पर सैंपल ही गुड्स को उसने यानी सैंपल इज द कॉरेस्पॉन्डिंग टू बल्क क्वांटिटी, दैट मीन्स यू कैन नॉट क्लेम फॉर फॉल्स, यानी या फ्रॉड बोल सकते हो कि हाँ आप चीट किया है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। यानी ये वाला फर्स्ट केस में यानी कंचन सक्सेस नहीं होगा, और सेकंड केस में अगर उसने रिक्वायरमेंट बता दिया होता तो वो सक्सेस हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। Ravi sold 500 bag wheat to Tushar. Okay, each bag contains 50 kilogram of wheat. Ravi sent 450 bag by road transport and Tushar himself took remaining 50. Okay, before Tushar received delivery 450 sent to road transfer, he became bankrupt. Okay, insolvent हो गया। Ravi being still unpaid stopped the bag in transit. The official receiver on Tushar insolvency claim the bag decide the case of reference to the provision of sales of goods act 1930। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या अनपेड सेलर स्टॉप कर सकता है। यस, स्टॉप इन ट्रांजिट में पहला पॉइंट ही यही था कि अगर आपका बायर इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो अनपेड सेलर के पास क्या होता है बताओ, राइट होता है कि वो क्या कर सकता है, स्टॉप इन ट्रांजिट कर सकता है, ठीक है। यानी अपना राइट्स स्टॉप इन ट्रांजिट लगा सकता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा क्या ऑफिशियल रिसीवर, देखो ऑफिशियल रिसीवर जो तुषार का है क्या वो क्लेम कर सकता है, आंसर इज नो, ना बाबा नो, ऐसा पॉइंट वहां पर नहीं है। यानी ऑफिशियल रिसीवर क्लेम नहीं कर सकता है गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप रीड पे मार्क कर लीजिएगा, इसको एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। थ्योरी का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, देन एग्रीमेंट में अगर आपने फिक्स कर दिया है ना, फिक्स टाइम पीरियड लिखा है तो एज पर द एग्रीमेंट पार्टनरशिप, क्योंकि देखो एज पर एग्रीमेंट चलता है, यही चीज है फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, when continuing guarantee can be revoked under the Indian Partnership Act 1932। देखो यस, क्योंकि फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू गारंटी को चेंज कर सकते हो। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल, गुडविल एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस बिजनेस का रेपुटेशन, फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल। यानी ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आप बुक में रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों और कुछ देर है, हम आगे पहुंच चुके हैं, 16 में आ चुके हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कंटेंट, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PQR form the partnership agreement to operate motor bus specific route duration for 12 years. After the operating of business for 4 years, it was observed that business incurred loss. Okay, लॉस इनकर कर रही है। डिस्पाइट दिस पी डिटरमाइन द कंटिन्यू द बिजनेस, पी कहता है कि हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग पीरियड के लिए। एग्जामिनिंग द रेफरेंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पी कैन इंसिस्ट टू कंटिन्यू द बिजनेस, इफ सो व्हाट ऑप्शन आर अवेलेबल टू क्यू एंड आर हु आर रिलक्टेंट टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस। देखो केस स्टडी सिंपल है, यानी पी की बार 3 पार्टनर है, पी कहता है कि लॉस होने तो कोई बात नहीं, लॉस होने दो, 4 साल लॉस हो गया और आगे प्रॉफिट हो जाएगा, बिजनेस तो करेंगे चाहे लॉस कितना भी हो। क्यू और आर डरे हुए, वो कह रहे हैं कि नहीं भाई पी के चक्कर में हमारा भी लॉस होता चला जाता है, बिजनेस में तो लॉस ही हो रहा है, हम बिजनेस बंद करना चाह रहे हैं। तो बताओ क्या पी, क्यू और आर बिजनेस को बंद करा सकते हैं? तो देखो सेक्शन 40 कहता है कि डिजोल्यूशन आप बिजनेस को करा सकते हो म्यूचुअल कंसेंट और एज पर द एग्रीमेंट। फर्स्ट केस, अगर मान लो कि क्यू और आर वो बंद करने के लिए मतलब पी एग्री नहीं होता है तो वो क्या कर सकते, दूसरा उनके पास ऑप्शन क्या है, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट को क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और एज पर द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, हमने पॉइंट पढ़ा था ना, डिजोल्यूशन बाय ट्रिब्यूनल के कोड में था ना, मोड ऑफ डिजोल्यूशन बाय कोर्ट। उस केस में क्या कर सकता है, कोर्ट ऑर्डर देने के बाद ये पार्टनरशिप को क्या कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप इंपोर्टेंट मार्क करना, क्योंकि डिजोल्यूशन वाले पार्ट में से क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17 क्या, विद द रेफरेंस टू प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्सप्लेन द वेरियस इफेक्ट इंसॉल्वेंसी। आप इसको रीड करना, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर में क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये आप खुद डायरेक्ट पढ़ लेना, यानी इंसॉल्वेंट पार्टनर यानी फर्म लायबल नहीं है
किसके, इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी भी एक्ट के लिए आफ्टर द एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन डेट का मतलब क्या बताया था कि इंसॉल्वेंट पार्टनर उसी दिन से क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा पार्टनर से। ठीक है, तो फॉर्म लाइबल नहीं होती है। बुक में 3 पॉइंट और लिखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट, उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, राम गोपाल are the partnership firm style RS and company the firm the Gopal renowned businessman in the common friend. Common friend Ram introduced Gopal to Sundar. Sundar supplied to the firm. He newly joined the partner. Gopal, knowing that he is not a partner, preferred to keep the quiet on such an introduction. This information about the Gopal being partner of the firm was shared by Sundar with another businessman Madhav. Next day, Sundar applied the raw material on credit to Madhav and lent 5 lakh to firm short on the understanding the Gopal is a partner of firm. Okay. On the due date, the firm failed to discharge its liability toward the both. Advise the Gopal whether he is liable to Sundar and Madhav for the aforesaid firm. देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, इस क्वेश्चन में ये बोला रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट एक करके था उसमें, पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव का एक पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छा केस स्टडी है। देखो ये गोपाल, गोपाल देखो फर्स्ट में यानी पार्टनरशिप फॉर्म आर एंड को में, आर एंड कंपनी में यानी फॉर्म में गोपाल जो क्या है, एक फ्रेंड है। ठीक है, किसको बताया, सुंदर। सुंदर कौन है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। और वो कहता है कि मैं पार्टनर हूं, पर वो पार्टनर नहीं है एक्चुअल में। यानी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, यानी यू वाला केस यहाँ पर है। अच्छा, उसके बाद वो क्या रहता है कि पार्टनर नहीं हो बोलता, और वो क्या रहता है, चुप रहता है। और दूसरा क्या है, अनदर बिजनेस में माधव। ओके, माधव के लिए नेक्स्ट डे सुंदर सप्लाई रॉ मेटेरियल ऑन क्रेडिट एंड माधव लैंड 5 लाख टू फॉर्म अ शॉर्ट पीरियड अंडरस्टैंडिंग गोपाल इज अ पार्टनर। देखिए यहाँ पर क्या है कि सुंदर ने 5 लाख रुपए दिए हैं और गोपाल को पार्टनर समझ के। ऑन द ड्यू डेट फॉर्म क्या हो जाती है, डिस्चार्ज होती है। देखो फर्स्ट केस में ये पूछ रहा है क्या गोपाल जो है वो लायबल है सुंदर के लिए। देखिए फर्स्ट केस में, सुंदर के केस में देखो वहां पर लिखा हुआ है ना, देखो यहां पर देखिए, गोपाल बिंग पार्टनर वाज सेड बाय सुंदर विद अनदर बिजनेस माधव। देखो यहाँ पर यानी गोपाल जो है पार्टनर है, ये आपने यानी सुंदर को केस में नहीं बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थर्ड पार्टी को पता नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, वो लायबल रहेगा। ठीक है, और सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में देखिए अगर माधव की बात करें तो माधव को उसने क्या कर दिया है, बताया हुआ है कि वो पार्टनर नहीं है। अगर वो पार्टनर नहीं है बता दिया है तो माधव के केस में लायबल नहीं है होगा। ठीक है, यानी सुंदर के केस में यानी गोपाल लेकर रहेगा, लायबल रहेगा, माधव के केस में लायबल नहीं रहेगा। ठीक है, सुंदर के केस में लायबल और माधव के केस में लायबल नहीं होगा। ये क्या है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। एक कॉन्सेप्ट था कि अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज होता है कि ये पर्सन पार्टनर है, उसको ऐसा लगता है, और बाकी पार्टनर भी क्या होते हैं, चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं इस केस में, तो फिर क्या होगा, फर्म लायबल रहेगी। अगर थर्ड पार्टी को ये पता है कि ये पार्टनर नहीं है फिर भी वो थर्ड पार्टी दे रही है यानी उसके साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, तो उसके लिए लायबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल क्वेश्चन है, एलएलपी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एलएलपी के इन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिफाइन करना है, आप इजीली कर सकते हो बुक में से। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, पास्ट एग्जाम में, आई थिंक जून में आया हुआ है, जून 24 में ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो एक बार आपको रीड करना है और आगे चलना है। बॉडी कॉर्पोरेट म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है, फॉरेन एलएलपी, रजिस्टर्ड अगर अब्रोड इंडिया हुआ है तो हम उसको क्या बोलते थे, फॉरेन एलएलपी। तो आप एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट रहता है। आइए पढ़ते हैं। बीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड सब्सिडरी एंड इट्स सब्सिडरी केएल आर होल्डिंग। देखिए ना, एक बार इस क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा। देखो, बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी केएल, यानी केएल इसके सब्सिडरी है, आर होल्डिंग
देखो बीसी के पास 90,000 है और इसके पास 70,000 है। शेयर रेस्पेक्टिवली इन पीक्यू, यानी इन दोनों ने क्या कर रखा है, शेयर होल्ड कर रखा है किसमें, पीक्यू में। ओके। द पेड अप कैपिटल ऑफ पीक्यू लिमिटेड 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 3 लाख इंटू में 10 करके, ठीक है। एनालाइज द रेफरेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनी वेदर पीक्यू लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ बीसी लिमिटेड, यानी पीक्यू लिमिटेड तो क्या वो सब्सिडी होगी, आंसर इज यस। आंसर हो गया क्या, देखिए, क्योंकि देखिए 30 लाख ये हो गया और ये कितना हो गया, ये हो गया 160 इंटू में 10, यानी 16 लाख ये हो गया। तो 16 लाख डिवाइड में 30 लाख, ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये 50% से ज्यादा हो जाएगा। यस, यानी ये क्या रहेगा बताओ, बीसी लिमिटेड क्या, पीक्यू लिमिटेड, वेदर पीक्यू लिमिटेड इज अ सब्सिडी ऑफ बीसी लिमिटेड, यस बिल्कुल, क्योंकि अपने सब्सिडी से मिलके इसने 50% से ज्यादा होल्ड कर रखा है, तो पीक्यू लिमिटेड सब्सिडी बनेगी किसकी, बीसी लिमिटेड की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, सेकंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग 1,60,000 इन पीक्यू लिमिटेड। ओके, ये पूछ रहा है कि केएल लिमिटेड ने इसके अंदर कर रखा है, मतलब फर्स्ट केस को छोड़ दो, तो क्या तब भी बनेगी, आंसर इज यस, क्योंकि चेन ऑफ रिलेशनशिप यानी सब्सिडरी के थ्रू अगर आपने, मतलब आपकी सब्सिडरी है, देखो सब यहां पर क्या हुआ, अगर सेकंड केस की बात करें तो बीसी होल्डिंग है केएल की, तो केएल होल्डिंग हो जाएगी पीक्यू की, तो यानी इसका सब्सिडी ये, इसका सब्सिडी ये, तो इसका सब्सिडी ये बन गया ना, समझ में आ गया। यस, होल्डिंग एंड सब्सिडी का हमेशा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 20 को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। दोस्तों यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो आगे बने रहिएगा, बहुत ही आसान और बहुत फास्ट तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी सारा कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाए। नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज अ कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ओके गवर्नमेंट कंपनी है। शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव अ शेयर कैपिटल 10 करोड़ इन फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर। नरेंद्र मोटर लिमिटेड होल्डिंग 5,05,000 शेयर इन द शाह ऑटो। ओके, शाह ऑटो लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एडवाइज द लीगल वेदर शाह ऑटो प्राइवेट इज गवर्नमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजन एक्ट। देखो सिंपल सी बात है, क्या हमने एक पॉइंट पढ़ते थे ना, सब्सिडी ऑफ, क्या पढ़ते थे, सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी, पॉइंट पढ़ते थे। देखो इसका आंसर यही है कि यहां देखो, क्योंकि देखो यहां पर है नरेंद्र, नरेंद्र ने क्या कर रखा है, नरेंद्र ने 505,000, यानी 10 लाख का, ये ऑब्वियसली 50% से ज्यादा है, यानी नरेंद्र क्या है, नरेंद्र क्या है, होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी किसकी, शाह की, तो शाह कंपनी भी क्या होगी, सब्सिडी कंपनी, नरेंद्र गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी कंपनी भी क्या हो जाती है, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर भी ये गवर्नमेंट कंपनी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो पेड अप शेयर कैपिटल कितना, क्या पढ़ते थे याद है, गवर्नमेंट कंपनी 245 सेक्शन क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट कंबाइंडली, सेंट्रल विद स्टेट गवर्नमेंट अगर क्या करते हैं, होल्ड करते हैं 50% से ज्यादा, तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो देखो पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 20%, एलआईसी नहीं लेते, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 10%, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान 10%, एबीसी लिमिटेड ओन बाय 50%, 15%। तो देखो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट कंपनी का कितना हो रहा है, ये इसे भी नहीं लेते, यानी 10, 20, 10 और 10, यानी 40% हो रहा है। 40% क्या है, बिलो 51% है, यानी क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, देखो 51% से कम हो गया, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, आंसर इज नो, यानी ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनेगी, ठीक है। ये गवर्नमेंट कंपनी वाला केस भी जनरली एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 डिसऑनर ऑफ चेक का है। तो डिसऑनर चेक के लिए क्या लायबल होगा, कॉन्सिक्वेंसी, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अगर आप 138 और 142 आपको लिखना है, उसके पेनल्टी 2 साल के जेल में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी 24 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया था कि बिल ड्रॉ एक्सेप्टेड, इनलैंड बिल और फॉरेन बिल पढ़ते थे ना, अगर आपने, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपने बिल ड्रॉ और एक्सेप्टेड इन इंडिया किया है,
पेबल आपने अब्रॉड भी क्यों ना किया हो, उसको हम इनलैंड बिल ही कहते हैं, सेक्शन नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आरटीपी के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यस ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर शॉर्ट तरीके से आपको आरटीपी कराया हुआ है, बट मैंने आपको क्वेश्चन सही तरीके से करा दिया, क्वेश्चन रीड कराया, और एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बुक से लिंक करा दिया है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ है और कहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन में जो आरटीपी आईसीएआई ने सॉल्व किया हुआ है आप उसको देख सकते हो, नहीं तो आप अपने बुक में ये टॉपिक जहां जहां से पूछा हुआ है आप उसको मार्क करके बहुत अच्छी तरीके से आरटीपी आप 1 आवर के अंदर आरटीपी कर सकते हो, और आपके एग्जाम के लिए टाइम भी सेव रहेगा, और एंड ऑफ द डे आपका आरटीपी पूरा अच्छे से कवर हो रखा होगा। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखो, वन टू क्वेश्चन, वन टू, कभी बार एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन, कभी कई कई बार 5 क्वेश्चन भी एग्जाम में आरटीपी से रिपीटेड हो चुके हैं। तो आप आरटीपी को करके जाना, आरटीपी छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर राय अपना रख लीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, आपको किसी लॉ में किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत है तो आप उसके रिवीजन चाहते हैं, और कोई कॉन्सेप्ट में आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।